हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। वार फेयर फॉर वेल्थ मीन्स कि धन के लिए युद्ध। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन। तो कहता है कि आपने जो नोटिस किया होगा कि जो सारी रूलिंग डायनेस्टी थी, मीन्स कि प्रत्येक जो शासक था, प्रत्येक जो राजवंश था, उसका आधार कोई क्षेत्र विशेष था। मीन्स कि उसका अपना कोई इलाका होता था, ठीक है, जहाँ पे वो राज करता था। रीजन होता है इलाका या क्षेत्र। एट द सेम टाइम उसी समय में दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। तो वह दूसरों के क्षेत्र पे भी अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश में लगे रहते थे। मीन्स कि जो हर एक रूलिंग पार्टी होती थी, ठीक है, जो एरिया पे रूलिंग होता है कि जो उस समय में राज करने वाली डायनेस्टी होती थी, राजवंश होता था, तो उसका एक अपना रीजन होता है, इलाका होता था। पर उसके अलावा भी वो दूसरों के इलाकों पे अपनी निगाहें जुमाए रखता था कि इस पे मैं कब्जा कर लूँ। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कनौज इन द गंगा वैली। तो कहता है कि एक विशेष रूप में बेशकीमती जो सिटी थी ऑफ कनौज, सिटी कनौज थी, कहाँ पे थी? गंगा वैली में जो आ जाती थी। तो इसमें से बहुत ही बेशकीमती जो एरिया था, सिटी थी, वो कनौज थी, जो गंगा वैली में आ जाती थी। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुज्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कनौज। तो कहता है कि ये जो शासक थे ना, जिसमें गुज्जर प्रतिहार आ जाते हैं, राष्ट्रकूटास आ जाते हैं और पालव, तो ये आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है, किसको लेके? कि जो कनौज के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए। तो ये तीनों डायनेस्टी आपस में लड़ती रहती थी किसके ऊपर? कनौज के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए। तो ये सदियों तक आपस में लड़ते रहे कनौज के ऊपर अधिकार करने के लिए। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रान कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा। तो कहता है कि इसमें जो 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्राई पार्टी स्ट्रगल। तो ट्राई पार्टी, त्रिपक्षीय स्ट्रगल जिसको बोल देते हैं। तो कहते हैं कि चूंकि इस एक लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष शामिल थे, ठीक है, तो इसीलिए जो इतिहासकार थे उन्होंने अपनी चर्चा में इसको त्रैपक्षीय संघर्ष के रूप में किया। तो अपनी जो चर्चा तक थी उनमें इसको त्रैपक्षीय जो त्रै पार्टी स्ट्रगल का नाम दे दिया इसको। हाँ जी, सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो कनौज का एरिया था ना, वो कीमती था, बहुमूल्य था, ठीक है। तो इसको लेके गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश जो था शासक, जो सदियों तक इसके ऊपर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ते रहे। तो इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। तो इसीलिए जो इतिहासकार थे इन्होंने इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दे दिया। हाँ जी, कहता है कि लुक एट मैप फर्स्ट एंड सुजेस्ट रीजन वाई दीज रूलिंग वांटेड टू कंट्रोल कनौज एंड द गंगा वैली। तो कहता है कि मानचित्र एक को देख के कारण बताएं कि जो ये तीनों पार्टीज थी जिनमें चलते ये शासक कनौज और गंगा घाटी के ऊपर अपना कंट्रोल क्यों करना चाहते थे। तो इसको मैप को देख के कारण बताना है। हाँ जी, तो ये मैप आ गया हमारा फर्स्ट। तो ये हमारा कनौज आ गया। तो क्यों इम्पोर्टेंट था? तो देखो आप क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक तो रिवर्स थी यहाँ पे, ठीक है, तो ये उपजाऊ क्षेत्र था। तो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये थी कि एक उपजाऊ क्षेत्र में आ जाता था। तो और क्या कारण थे वो हमने ढूंढने हैं।
हाँ जी, एज वी विल सी पेज नंबर 62 एंड 66, rulers also try to demonstrate their power and resources by building large temples। तो कहता है कि जो हमने पेज नंबर 62 और 66 देखा है, जैसे कि हम देखेंगे कि पेज नंबर जो 62 और 66 पे, ठीक है, ये आगे आएंगे आपके पेज, जो हम आगे जाके देखेंगे जो शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये निर्माण करवा के वो अपनी सत्ता और जो संसाधन है उनका प्रदर्शन करते थे, ठीक है। तो उनका प्रदर्शन करने के लिए निर्माण करवाते थे इनका। हाँ जी, सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल। तो चूज होता है चुनना, चुनते थे, तो टारगेट टेम्पल को, विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच। तो कहता है कि इसलिए जब एक दूसरे के राज्यों पे आक्रमण करते या अटैक करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। तो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इनके पास, मंदिरों के पास पैसा होता था, बहुत अमीर होते थे। तो यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। तो इसके बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे। तो वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। तो कहता है कि अफ़गानिस्तान के शासक गजनी का जो सुल्तान महमूद था, ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। तो जो मंदिरों पे अटैक करने वाला था, तो उसमें से ये प्रसिद्ध है। तो ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। तो हाँ जी, तो कहता है कि उसने शासन किया 1997 से 1030 तक उसने शासन किया था। तो अपने जो नियंत्रण वाला हिस्सा था, मीन्स कि अपने साम्राज्य का जो विस्तार था, उसने, एक्सटेंड होता है विस्तार करना, कंट्रोल ओवर ए पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया था, मीन्स कि मध्य एशिया के भागों तक वो उसने अपने विस्तार कर लिया था राज्य का। उसमें आगे जाके ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी पार्ट आ जाते थे, ठीक है। तो इतना उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, इतने एरिया पे उसने कब्जा कर लिया। तो हाँ जी, ही रेटेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो कहता है रेटेड होता है छापा मारना या अटैक करना। तो कहता है कि हर साल वो सब कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट हर साल वो अटैक करता था। हिज टारगेट वाज वेल्थी टेम्पल इंक्लूडिंग दैट ऑफ द सोमनाथ गुजरात। तो उसका जो निशाना थे ना, संपन्न जो मंदिर थे, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। तो क्या करता था कि वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था, ठीक है। उसका जो निशाना थे संपन्न मंदिर थे, मीन्स संपन्न मंदिर का मतलब होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा होता था, ठीक है, वो धनी मंदिर थे, तो उनको लूटना होता था, उसका मुख्य जो कारण था। हाँ जी, तो ये सोमनाथ मंदिर है जो गुजरात में है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडर होता है शानदार, कैपिटल सिटी एट गजनी। तो कहता है कि जो धन वह यहाँ से महमूद गजनी उठा के ले गया था, तो उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा था गजनी में एक बहुत ही सुंदर वैभवशाली, जिसको बोलते थे, राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो उसने जो पैसा यहाँ से लेके गया, तो उसने बहुत ही सुंदर अपनी राजधानी बनाई गजनी। हाँ जी, तो ये पिक्चर है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान का। तो इसने बहुत बार हमले किए इंडिया के ऊपर, तो बहुत सारा धन लूट के ले गया अपने साथ। सुल्तान मोहम्मद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल। ही कॉन्क्रेट होता है जिनको जीत लेना है, ठीक है, जिनको जीत लेता था। कॉन्क्रेट होता है जीत। एंड
entrusted a scholar named Al-Bruni to write an account of the subcontinent। हाँ जी, वो कहता है कि जो सुल्तान महमूद था ना, वो अपने द्वारा जो जीते गए लोगों के बारे में, ठीक है, अब जो जिस एरिया में जीत हासिल कर लेता था, तो उन लोगों के बारे में भी वह कई बातें जानना चाहता था। और इसके लिए वो अल-ब्रूनी, तो अल-ब्रूनी नाम का एक विद्वान को उपमहाद्वीप, जो उपमहाद्वीप था, जो जहाँ पे वो अटैक करता था हमारे वाले हिस्से पे, तो इंडिया पे, कल कहता है कि लेखा जोखा लिखने का काम सौंप दिया। तो लोगों के बारे में वो जानना चाहता था जिसके ऊपर वो जीत प्राप्त कर लेता था। तो इसके लिए उसने, जो अल-ब्रूनी एक स्कॉलर था, विद्वान था, तो उसको सब कॉन्टिनेंट का लेखा जोखा लिखने के लिए, ठीक है, रख लिया। तो उसको बोला कि आपने इसके बारे में लिखना है। हाँ जी, तो ये अल-ब्रूनी था, तो इसने इंडिया के बारे में लिखा। तो ये विद्वान था, बहुत सारी जो इसको भाषाएं आती थी। दिस अरेबिक वर्क known as the Kitab ul Hind remains an important source of historians। तो अरबी में जो लिखी गई उसकी जो पुस्तक है ना, किताब उल हिंद, ठीक है, तो किताब उल हिंद किताब का नाम है जो उसने लिखी थी। तो कहता कि आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है उस समय की जानकारी प्राप्त करने का। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। कहता कि अल-ब्रूनी ने इसे तैयार करने के लिए जो संस्कृत के विद्वान थे ना, संस्कृत के विद्वानों से भी परामर्श किया, उनसे विचार विटांद्रा किया, ठीक है, उनके साथ बैठा, तो उनसे भी इसके बारे में परामर्श किया। इसको तैयार करने के लिए जो बुक लिखी थी इसने, किताब उल हिंद को। अदर किंग्स हु engaged in the warfare including the चाहुमन्स later known as चौहान्स। तो कहता है कि युद्ध करने वाले जो दूसरे राजाओं में चाहुमन भी थे, ठीक है, तो जिनको बाद में चौहान के नाम से जाना जाता है। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो वह दिल्ली और अजमेर के आसपास के जो क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पे शासन करते थे। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल to the west and the east, whether they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gadwals of western उत्तर प्रदेश। हाँ जी, तो कहता है कि उन्होंने पश्चिम और पूर्व की तरफ जो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, तो उन्हें गुजरात के चालुक्यों, तो गुजरात के चालुक्यज आ गए, ठीक है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो थे गढ़वालों, जो गढ़वाल से पश्चिम की तरफ थे, तो उनके साथ उनको टक्कर लेनी पड़ी। द बेस्ट नोन चाहुमन्स रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड। तो कहता है कि जो चाहुमन का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो पृथ्वीराज थर्ड था। तो उसने 1168 से 1192 तक राज किया था। तो हु डिफेटेड द अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191 में, बट लॉस टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1992। तो क्या था कि जो ये पृथ्वीराज थर्ड था ना, इसने राज्य किया था 1168 से 1192 तक इसने राज्य किया था। तो इसने अफगान शासक था जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी को इसने 1191 में हरा दिया था। तो इसने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, इसको जिंदा छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी को इसने पृथ्वीराज थर्ड ने जिंदा छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ, अगले साल ही उसने दोबारा से अटैक किया। तो 1192 में उसने क्या किया, पृथ्वीराज जो थर्ड था उसको हरा दिया, ठीक है। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसने
हाथों हार गया। ठीक है, तो गलती क्या थी इसकी पृथ्वीराज की, इसने उसको छोड़ दिया। कब 1191 में हराया था पृथ्वीराज ने, किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तो नेक्स्ट अगले साल ही मोहम्मद गौरी ने दोबारा से अटैक किया और फिर से पृथ्वीराज को हरा दिया। तो ये पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, तो ये राजा पृथ्वीराज चौहान है। हाँ जी, कहता है कि लुक एट मैप फर्स्ट अगेन एंड डिस्कस वाई द चाहुमन्स मे हैव वांटेड टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। तो मानचित्र एक को दोबारा से देखो और विचार विमर्श कीजिए कि जो चाहुमनों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा। मीन्स कि उन्होंने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। क्लोजर लुक द चोल्स। तो कहता है कि चोल राज्य के नज़दीक से एक नज़र के बारे में। तो ये मैप आ गया आपका। तो ये सारा एरिया किनका है? चोल्स का है। ठीक है, CHOLAS चोल्स। तो ये सारा एरिया उनका आ गया। तो ये जो इनकी सीमाएं थी ना, ये तो परिवर्तनशील थी। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये परिवर्तनशील थी, मीन्स कि ये बदलती रहती थी। हाँ जी, फ्रॉम उरैयूर टू तंजौर। तो उसको क्या बोलेंगे? उरैयूर और तंजौर। तो हाउ डिड द चोल्स राइज टू पावर। तो कहता है कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटियार। मुटियार, तो इसको क्या बोलना है? मुटियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। कहते हैं कि कावेरी डेल्टा के जो मुटियार नामक प्रसिद्ध एक छोटा सा मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो जो चोल वंश है ना, तो वो क्या थे? कावेरी डेल्टा में जो मुटियार नामक एक छोटा सा कबीला था, उसके जो मुखिया परिवार की सत्ता थी ये। तो दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवास किंग ऑफ कांचीपुरम। तो कहता है कि वह जो कांचीपुरम के जो पल्लव राजा है ना, राजा थे, उनके अधीन थे ये। ठीक है, सबॉर्डिनेट होता है अधीन। तो पहले ये पल्लव जो राजा थे ना कांचीपुरम के, उनके अधीन थे। हाँ जी, विजयालय who belong to the ancient chief family of the Chols from उरयूर। ठीक है, तो इसे क्या बोल रहा है? उरयूर। हाँ जी, कहता है कि जो विजयालय, ठीक है, विजयालय जो उरयूर से चोलों के जो प्राचीन जो मुख्य परिवार से संबंधित थे। कैप्चर्ड होता है अधिकार करना, कब्जा करना। कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुटियार्स इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। तो कहता है कि 9वीं जो शताब्दी के मध्य में, बीच में 9वीं शताब्दी के मुटियार से डेल्टे पर कब्जा कर लिया। हाँ जी, कहता है कि जो विजयालय जो उरयूर के चोल के प्राचीन मुख्य परिवार से संबंधित था। ठीक है, तो इन्होंने 9वीं शताब्दी में के जो मध्य में क्या किया? मुटियार से डेल्टे पर कब्जा कर लिया। जो मुटियारों के पास डेल्टा था, तो इस एरिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ही बुल्ट द टाउन ऑफ तंजौर एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुंभ सूदनी देयर। तो कहता है कि उन्होंने वहां पे तंजौर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। हाँ जी, तो ये निशुंभ सूदनी टेम्पल है। तो इसकी पिक्चर है, आप देख सकते हो। तो ये चोलों द्वारा बनाया हुआ है। द सक्सेसर्स होता है उत्तराधिकारी ऑफ विजयालयास। कॉन्क्वर्ट्स होता है, तो कॉन्क्वर्ट्स में मीन्स कब्जा करना। तो कॉन्क्वर्ट्स का मतलब होता है कब्जा करना। नेबरिंग रीजन होता है इलाका, नेबरिंग जो पड़ोसी। एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। तो कहता है कि विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे ना, उन्होंने पड़ोसी जो एरिया था, इलाका था, पर जीते प्राप्त की, विजय प्राप्त की, और राज्य का आकार और शक्ति को बढ़ाया गया। तो उनके जो राज्य था उसका आकार और उसकी पावर को बढ़ा दिया इन्होंने, उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने। द पांड्यास एंड द पल्लव्स
टेरिटरी टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। तो कहता है कि दक्षिण और जो उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके थे ना, तो इस राज का हिस्सा बना लिया उन सभी को। हाँ जी, तो राजा फर्स्ट कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर्स, तो बिकेम किंग इन 1985 में एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरिया। तो कहता है कि राजा जो फर्स्ट था, माना जाता है सबसे पावरफुल जो रूलर था, शासक था इस चोल डायनेस्टी का। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि उसने 1985 में राज्य शुरू किया था, मीन्स की राजा बना था वो 1985 में, और उसने एक्सपेंड किया था, अपने राज्य का विस्तार किया था, कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरिया, तो ज्यादातर अपने इस एरिया पे। ठीक है, तो कहता है कि जो ये फर्स्ट जो पावरफुल शक्तिशाली राजा था किसका, चोल डायनेस्टी का, तो उसने जो 1985 में राजा बना था, तो उसी ने इसमें से ज्यादा जो इलाका आ जाता है, क्षेत्र आ जाता है, उस पे अपने राज्य का विस्तार किया था। He also reorganized the administration of the empire। तो कहता है कि उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया था। हाँ जी, तो ये राजा चोल फर्स्ट है, तो पावरफुल रूलर था, पावरफुल राजा था किसका, चोल डायनेस्टी का। राजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यू हिज पॉलिसीज and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southern Asia, developing a navy for these expeditions। expeditions होता है अभियान, expedition होता है अभियान। हाँ जी, कहता है कि राजा का जो पुत्र था ना, राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, तो राजेंद्र फर्स्ट ने उनकी नीतियों को जारी रखा, तो कंटिन्यू रखा उसकी पॉलिसी, उसकी नीतियों को। ठीक है, और उसने गंगा घाटी, गंगा वैली जिसको बोलते थे, और श्रीलंका तथा कहता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। तो उसने इस एरिया पे हमला भी शुरू किया ताकि अपने राज्य का विस्तार और कर सके। तो इन अभियानों के लिए उसने कहता है कि जल सेना भी बनाई, नेवी होता है जल सेना। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए एक जल सेना भी बनाई इस अभियानों के लिए। हाँ जी, तो ये राजेंद्र प्रथम जो राजा है चोलों का, राजा का पुत्र था, उसकी पिक्चर है। आगे स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड बर्न स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स होता है मूर्ति कला, तो स्प्लेंडेड होता है शानदार, सुंदर। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति। ब्रंज होता है कांस्य की मूर्तियां। ठीक है, तो द बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलपुरम। तो इसको क्या बोला है आपने, गंगईकोंडा चोलपुरम। तो थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो गंगईकोंडा चोलपुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड द स्कल्पचर्स मार्वेल्स। हाँ जी, राजा और राजेंद्र द्वारा जो बनाए गए जो तंजौर और गंगईकोंडा चोलपुरम, तो गंगईकोंडा चोलपुरम के जो मंदिर है ना, बड़े मंदिर है जो इनके। ठीक है, तो कहता है कि आर्किटेक्चर और मूर्ति कला का एक चमत्कार है ये। तो इनके द्वारा बनाए गए ये बड़े मंदिर है। तो वो कहता है कि जैसे जिसमें तंजौर हो गया, गंगईकोंडा चोलपुरम वाले आ गए, तो कहता है कि ये आर्किटेक्चर और मूर्तिकारी के चमत्कार हैं। चोल टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाइज। न्यूक्लियाइज होता है नाभि या सेंटर ऑफ सेटलमेंट विच ग्रो अराउंड देम। हाँ जी, तो चोल टेम्पल थे ना, जो चोल मंदिर थे, अपने आसपास विकसित होने वाली सेटलमेंट होता है बस्तियां, तो विकसित होने वाली वस्तुओं के केंद्र बन गए। ठीक है, तो सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पे लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो क्या कहता है कि चोल मंदिर जो अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली वस्तुओं के केंद्र बन गए थे। These were center of craft production।
तो ये जो मंदिर थे ना, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ठीक है, तो ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। टेम्पल्स वर आल्सो एंडाउड होता है संपन्न थे, विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। हाँ जी, तो ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा जो दी गई भूमि से भी कहता है कि संपन्न हो गए थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, magicians, dancer, etc. हाँ जी, तो इस भूमि की जो उपज होती थी ना, उन सारे विशेषज्ञों या का निर्वाह करने के लिए, जीवन चलाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। इनके लिए खर्च होती थी। जो मंदिर के कहता है कि आसपास रहते थे, उनके लिए काम करते थे, मंदिर के लिए काम करते थे। जैसे पुरोहित हो गया, पंडित जिसको बोल देते हैं, मालाकार हो गया, बावर्ची मीन्स की जो आपका खाना बनाने वाला हो गया, ठीक है, आपके म्यूजिशियन हो गए और डांसर वगैरह हो गए इत्यादि, ये सारे इसी में आ जाते थे। जो मंदिर के साथ संबंध रखते थे, मंदिर के लिए काम करते थे, तो जो भूमि से पैसा इकट्ठा होता था ना, तो इन्हीं को इनके बीच में दिया जाता था, डिवाइड कर दिया जाता था, ताकि ये अपने जीवन का गुजारा कर सके। हाँ जी, इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। कहता है कि ये हब है ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। हाँ जी, कहता है कि दूसरे शब्दों में कह दें कि जो मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, ठीक है, सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वह आर्थिक, सामाजिक और कहता है कि सांस्कृतिक जो जीवन के केंद्र भी थे। ठीक है, तो ये इनके सभी के केंद्र भी थे। जहाँ पे मंदिर होते थे वहाँ पे बस्तियाँ बसना शुरू हो जाती थी। ठीक है, लोगों का जीवन निर्वाह होना शुरू हो जाता था, काम उनका चल जाता था। तो कहता है इसीलिए ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। हाँ जी, तो ये पिक्चर गंगाईकोंडा चोलपुरम टेम्पल की है, मंदिर की है। तो कहता है कि नोटिस द वे इन विच द रूफ टेपर्स, कहता है कि छत जिस तरह से पतली होती गई है उसके ऊपर गौर करें। तो देखो यहाँ से शुरू हुआ तो ऊपर की तरफ ये जो छत है इसकी पतली होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो कहता है कि आल्सो लुक एट द एलेबोरेट स्टोन स्कल्पचर्स यूज टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स। तो कहता है कि बाहरी दीवारों को सजाने के लिए जो पत्थरों को जो प्रतिमाएं, पत्थरों के ऊपर जो मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, उन्हें भी देखें। अमंगस्ट, कहता है कि अमंगस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ बर्न्स इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव होता है विशेष, जो होता है खास। तो कहता है कि मंदिरों के साथ जुड़े हुए जो शिल्पों के सबसे विशिष्ट था कि जो कांस्य की मूर्तियां बनाना। ठीक है, तो कांस्य की मूर्ति बनाने का काम सबसे जो विशिष्ट काम आ जाता था, विशेष काम आ जाता था इसमें। हाँ जी, चोलाज बर्न्स इमेजेस आर कंसिडर अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो कहता कि जो चोलों की कांसे की जो मूर्तियां होती थी, संसार की सबसे जो सुंदर मूर्तियों में गिनी जाती है। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ द डेटीज होता है कि भगवान, देवता जिसको बोल देते हैं। सम टाइम इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। तो डिवोटी होता है भक्त, ठीक है, तो डिवोटी होता है भक्त, तो डेटीज होता है भगवान। हाँ जी, कहता है कि ज्यादातर जो मूर्तियां होती थी ना, तो देवी देवताओं की होती थी। तो ज्यादा मूर्तियां देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी।
तो कई बार कुछ प्रतिमाएं जो मूर्तियां थी भक्तों की भी बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई। हाँ जी, तो ये फिगर 4 है, तो ये प्रतिमा आपने देख ली है, तो चोला बर्न स्कल्पचर है। तो नोटिस हाउ केयरफुली इट इज डेकोरेट, तो किस तरह ये केयरफुली बनाई जाती थी, इसको डेकोरेट किया जाता था। तो टू फाइंड हाउ दीज इमेजेस वर मेड, तो किस तरह ये इमेजेस बनती थी, जिसको हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो ये आप मूर्ति देख सकते हो। तो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में मैनी ऑफ दीज अचीवमेंट ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। Many of the achievements of the Chols were made possible through new development in agriculture. Look at map second again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. हाँ जी, कहता है कि जो चोलों की जो उपलब्धियां थी ना, तो खेतीबाड़ी में हुए विकास के माध्यम से संभव हुई। तो कहता है कि मानचित्र 2 को देखे और कहता है कि गौर कीजिए कि जो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है, तो उससे पहले छोटी छोटी ब्रांचेस में वो बढ़ जाती है। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल इन ऑन देयर बैंक्स। तो कहता है कि हाँ जी, कहता है कि ये जो चैनल्स थे ना ओवरफ्लो हो जाते थे अक्सर, तो वो अपने साथ क्या आता है, फर्टाइल जो थी उपजाऊ मिट्टी भी लेके आते थे, जो इनके बैंक्स के किनारों पे वो छोड़ देते थे, जमा करते थे। हाँ जी, कहता है कि वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए पर्याप्त जो मॉइस्चर प्रदान करता था, पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, खास तौर पे राइस की जो कल्टीवेशन के लिए। हाँ जी, ऑल दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। तो कहता कि हालांकि जो तमिलनाडु के जो दूसरे हिस्सों में ना, तो खेतीबाड़ी पहले ही विकसित हो चुकी थी, ठीक है, डेवलप हो चुकी थी। पर कहता कि जो 5वीं या 6वीं शताब्दी की बात करें, तो इस सदी में आकर इस इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई थी। डेवलप तो पहले ही हो गई थी, पर जो 5वीं और 6वीं शताब्दी में की बात करें, तो इन इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई थी। Forest has to be cleared in some regions. Land had to be leveled in other areas. In the delta region, embankments तो होता है तटवर्ती बांध जिसको बोल देते हैं, had to build to prevent flooding, and canals had to be constructed to carry water to the field. In many areas, 2 crops were grown in a year. हाँ जी, तो कहता है कि कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, और कुछ जो इलाके थे दूसरे, उनमें जमीन को समतल किया जाना था। तो जो डेल्टा का एरिया आ जाता है में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए, वहाँ पे तटबंध बनाए जाने थे। और कहता है कि पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। तो कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। तो इसी के कारण इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई थी, तो इसके कारण कई क्षेत्रों में एक साल में 2-2 फसलें भी उगाई जाती थी। हाँ जी, फिगर 5, 19th सेंचुरी स्लूस गेट इन तमिलनाडु। तो स्लूस गेट होता है जल द्वार, ठीक है। तो इट regulated the outflow of the water from a tank into a channels that irrigate the field. A sluice gate is traditionally a wood or metal barrier which is commonly used to control water levels and flow rate in river and canals. तो कहता है कि 9वीं शताब्दी में जो तमिलनाडु का एक जलाशय की बात की है, तो हौज में कहता है कि जो ये जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है, ये वाला जलाशय है, तो इसको हौज भी बोल देते हैं। तो कहता है हौज में से नदियों की शाखाओं में पानी के प्रवाह को
इसलिए देखो ये हौज है, तो क्या किया जाता था, इसमें जो आगे नदियां निकाली जाती थी, तो इसमें से आगे नदियां निकाली जाती थी कि क्या निकाले जाने से क्या होता है कि नदियों के जो जल प्रवाह था उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता था। तो इससे पानी खेतों में सींचे जाते, इस पानी से जो खेत है उनको पानी दिया जाता था, उनकी सिंचाई की जाती थी। तो ये जो हौज बना हुआ है, यहाँ से नदियां निकाली जाती थी, पानी को कंट्रोल किया जाता था, ठीक है, और पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। तो कहता है कि बहुत सारे केसेस में जो फसलों को पानी देना, आर्टिफिशियली पानी देना बहुत जरूरी था। वैरायटीज ऑफ मेथड्स वर यूज टू इरीगेशन। तो बहुत सब तरह के मेथड, अलग अलग मेथड बनाए गए इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। इन सम एरियाज वेल वर डग। तो कई जगह पे कुएं खोदे गए। इन सम प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। तो कई जगह पे बहुत बड़े टैंक बनाए गए, तालाब बनाए गए, जहाँ पे जो रेन वाटर था उसको कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग। तो याद रखिए कि जो इरिगेशन, सिंचाई का जो काम होता है, ठीक है, इसको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजिंग के लिए। ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए लेबर और साधनों की जरूरत पड़ती है। मेंटेनिंग दीज वर्क एंड डिक्लाइनिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज। तो हाँ जी, कहता है कि इन कामों की देख रेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। तो ज्यादातर नए जो शासकों, साथ ही साथ जो गांव के लोग, रहने वाले जो लोग होते थे, ठीक है, तो इन सभी ने गतिविधियों में सक्रिय रूप में दिलचस्पी दिखाई। तो इसकी पानी का बंटवारा कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो कहता है कि जो शासक होते थे, तो वहाँ के गांव के लोग, रहने वाले जो लोग होते थे, ठीक है, उन सभी ने एक्टिव पार्टिसिपेशन की यहाँ पे। तो उन्होंने सभी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, मीन्स कि पानी किस तरह बांटना चाहिए, हमारे पास तालाब है, किस एरिया को कितना पानी देना चाहिए, तो ये सारा मिलके वो डिसाइड करते थे। हाँ जी, तो इस चैप्टर का हम नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसका नेक्स्ट पार्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।